अव्यव मतलब जिसका किसी भी तरह से लिंग, वचन, काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन ना हो, वो शब्द जो हैं वो अव्यव कहलाते हैं, जिनमें जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, क्यों, कैसे, तथा, इसलिए। ये शब्द आपने हिंदी भाषा में सुने हैं, जिनको हम किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, वो सब अवयव होते हैं। तो अव्ययी भाव की पहचान ये है कि पहला जो पद है वो अवयव होता है, और जब उसका हम समासिक शब्द बनाते हैं, जब समस्त पद बनाते हैं, तो वो भी अवयव बन जाता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो भरपेट है, ये अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष है, ये भी अव्ययी भाव समास है। बेखटके, बे लगा हुआ है, बे भी एक पहला अवयव है, ठीक है। दूसरा खटके संज्ञा शब्द है, तो बिना खटके के ये इसका विग्रह किया हुआ है, तो ये समस्त पद बना है, ये भी अवयव बन गया है। यथाशक्ति, शक्ति एक शब्द है जो संज्ञा है, और यथा क्या है, एक अवयव है, तो शक्ति के अनुसार ये इसका हमने विग्रह कर दिया है। तो यहाँ पे जब यथाशक्ति शब्द बन गया, वो भी अवयव कहलाएगा। प्रतिदिन पहला जो शब्द है वो अवयव है, दिन संज्ञा शब्द है, इसके जोड़ से ये अवयव बन गया। बच्चों, साधारण सी इसकी एक पहचान ये है कि इसका जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वो अवयव होता है, और उत्तर पद संज्ञा होता है, तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास कहलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगली एक बात लिखी हुई है इन्होंने कि कई बार अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी होती है। आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति, मतलब रिपीटेशन, रिपीट होती है। जैसे रातों रात, दोनों एक जैसे शब्द हैं। रात ही रात में, कानों कान, एक कान से दूसरे कान तक, ये जो शब्द हैं ये समस्त पद क्या हैं, अवयव हैं, ठीक है। इसी तरह अन्य उदाहरण हैं दिनों दिन, कुछ ही दिन में, रोज़ रोज़, ये ऐसे शब्द जो हैं ये अवयव हैं, ठीक है। अब अगला जो सबसे लास्ट हमारा जो रह गया है समास, वो है बहुब्रीहि समास। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि सिंपल लिखा हुआ है कि जिसके हाथ में वीणा हो उसको वीणा पाणी कहते हैं, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए कहा गया है, सरस्वती माँ के लिए, तो ये बहुब्रीहि समास है। जैसे यहाँ पे कमल नयन है, मतलब कमल के समान नयन वाला। अब कमल के समान नयन वाले को कमल नयन बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन हम कमल नयन किसके लिए कर रहे हैं, श्री राम जी के लिए, भगवान लॉर्ड भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये एक स्पेशल जो मीनिंग बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास है। इसकी उदाहरण पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, मतलब परंतु समस्त पद अर्थ विशेष की ओर संकेत करता हो। समस्त पद जो है वो अर्थ विशेष की ओर संकेत करता हो, किसी विशेष अर्थ के बारे में बताता हो, वो जो होता है वो बहुब्रीहि समास होता है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ किसको कहते हैं, वो शिव जी को कहते हैं, ठीक है। तो ये नीलकंठ क्या है, बहुब्रीहि समास। इसी तरह पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो पीताम्बर किसको कहते हैं, वो श्री कृष्ण को कहते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी, पाणी हाथ होता है जिसके अर्थात श्री कृष्ण जी की, श्री कृष्ण जी के हाथ में चक्र होता है, इसलिए उनको चक्रपाणी कहते हैं। तो यहाँ पे ये श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये बहुब्रीहि समास है। लंबोदर, जिसका उदर पेट लंबा हो, वो गणेश जी के लिए, गणेश जी को लंबोदर कहते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास है।
अब आगे इन्होंने बताया है कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास द्विगु समास के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कौन सा पद किस समास का उदाहरण है, यह निर्णय उसके विग्रह को देख के ही किया जा सकता है। जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र, पीले जो कपड़े होते हैं, वो श्री कृष्ण जी पीले रंग के कपड़े पहनते थे। अंबर मतलब वस्त्र, तो इसलिए उनको पीताम्बर कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे एक तो ये हो गया, इसका हमने विग्रह कर दिया तो हमें पता चल गया कि ये श्री कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है, तो इट मीन्स कि ये बहुब्रीहि समास है। लेकिन जब वो कर्मधारय समास कब होगा, जब हम उसका इस तरह से विग्रह करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीत अंबर, अंबर का मतलब होता है कपड़े, पीत मतलब पीला। अब अंबर की विशेषता क्या है कि वो पीले रंग के हैं, तो यहाँ पे पीला क्या है, पीत क्या है, विशेषण है, अंबर विशेष्य है। तो इस तरह से ये कर्मधारय समास बन गया। जब आपने इसकी पहचान ऐसे करनी है कि आपने इसका विग्रह करके देखना है। ठीक है, अगर आपको पीताम्बर शब्द आ जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कौन सा समास है, तो आपने दोनों तरह से लिख देना है कि ये कर्मधारय समास भी है और ये बहुब्रीहि समास भी है। कैसे, साथ में आपने इसका विग्रह भी लिखना है। जैसे आगे है त्रिफला। अब त्रिफला जो है, इसका प्रथम पद जो है वो एक संख्या है और उत्तर पद संज्ञा है, तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। इसी तरह त्रिफला जब एक विशेष अर्थ को इंगित करे, जैसे 3 फलों वाली दवाई, तब ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से अब आपको पता चल गया होगा कि कुछ जो शब्द हैं, कुछ समासिक शब्द हैं, वो बहुब्रीहि समास भी हैं, द्विगु समास भी हैं और कर्मधारय समास भी हैं। किंतु हमें उनको जब लिखना होता है तब हम साथ में उसका विग्रह भी लिखेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये विषय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आपको इसके संबंधित कोई प्रश्न है तो वो आप बेहिचक हमें पूछें और दी हुई कार्यपत्रिका को करें। धन्यवाद।